ये अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। आज दो महापुरुषों की जयंती, जिनके बीच का संबंध गुरु और शिष्य का संबंध आप मान सकते हो कि राजनीति क्षेत्र से बाहर रखे जो गांधी जी ने कार्य किए, उन्हीं कार्य को राजनीति के अंदर और राजनीति में समाहित होकर कार्य किए लाल बहादुर शास्त्री जी। दोनों की शुभ जयंती पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही गांधी जी के विचारों को धरातल पर उतारने वाले हमारे प्यारे बच्चे, जिन्होंने इस सेमिनार हॉल को कितना स्वच्छ और उत्कृष्ट बना दिया है। गांधी जी स्वच्छता से बहुत लगाव रखते थे। स्वच्छता ही सेवा है, इस भाव से गांधी जी ने भी हरिजन बस्तियों और बहुत सारी गांव की बस्तियों में अपने हाथों से सेवा की। आज उसी सेवा को बच्चों ने कॉलेज में क्रियान्वित किया। यही इन जयंतियों की उपलब्धि है। तो मैं खास करके पुष्पेंद्र नागेंद्र की जो टीम पिछले कई दिनों से अपने कॉलेज को भव्य बनाने में जुटी हुई है, सेमिनार हॉल का ऐसा रूप मैंने नहीं देखा और लाइब्रेरी को भी इन बच्चों ने बहुत ही भव्य बनाया। इनके लिए मैं बच्चों को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। आज हम गांधी जी के बारे में थोड़ा सा गांधी जी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में जन्मा ये व्यक्ति पूरे विश्व में न केवल छाप छोड़ता है, उनकी आदर्शों पर चलकर विश्व के बहुत सारे नेता अपने देश को मुक्त करते हैं। उनसे प्रभावित होने वाले नेताओं में आप नेल्सन मंडेला, म्यांमार के आंग सान सूकी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे बहुत सारे व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी के विचारों पर चल के अपने देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। तो गांधी जी न केवल भारत के, विश्व के ग्लोबल लीडर है। उनके विचारों को हम सबको पढ़ना चाहिए। जब गांधी जी गुजरात से अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन की ओर लौटे, तो उस समय वेस्टर्न कल्चर से भारतीय लोगों के अंदर एक मानसिकता थी कि वेस्टर्न कल्चर बहुत ही खराब है, असभ्य कल्चर है जो हमारे बच्चों को भी बिगाड़ सकता है। इसलिए उनकी मां ने उनको जाने से मना किया कि मैं किसी भी स्थिति में गांधी जी को समुद्र पार नहीं करने दूंगी। लेकिन वहीं के एक जैन साधु ने उनको समझाया और वो मान गए। तब उन्होंने 3 शपथ ली। उनकी मां ने गांधी जी को 3 शपथ दिलाई जो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। पहली शपथ थी शाकाहार। गांधी जी ने की मां ने कहा कि वेस्टर्न में मांसाहार बहुत प्रचलित है, क्योंकि गांधी जी वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे, उनकी मां प्रणामी संप्रदाय से संबंधित थी, उनकी परंपरा में शाकाहार रहा है। तो पहली शपथ थी कि आप शाकाहारी ही भोजन करोगे। दूसरी शपथ शराब का सेवन नहीं करोगे और तीसरी शपथ पर स्त्री गमन नहीं करोगे। तो ये 3 शपथ जब गांधी जी को दिलाई गई और गांधी जी ने उन शपथ को सहर्ष स्वीकार किया और पूरे वेस्टर्न यूरोप में जब वो रहे तो उन्होंने जीवन भर उन सिद्धांतों का पालन किया। तो गांधी जी ने वहां से जब शिक्षा प्राप्त की लंदन से, 1881 में लंदन गए और 1891 में बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करके वो वापस भारत आए और वकील का पेशा उन्होंने जब मुंबई में शुरू किया। तो गांधी जी की कुछ अपन उनके व्यक्तित्व की शैक्षणिक पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं। गांधी जी पढ़ने में ज्यादा होशियार नहीं। आप जब उनका जो शैक्षणिक रिपोर्ट कार्ड देखते हैं स्कूली जीवन का, तो इंग्लिश में अच्छे थे, गणित में ठीक ठाक, भूगोल में तो गांधी जी की स्थिति बहुत ही दयनीय थी और वो एक तरीके से मध्यम जो स्तर के छात्र हैं उनमें आते थे। लेकिन फिर भी गांधी जी ने आज इतना बड़ा नाम किया। विश्व में शायद ही कोई व्यक्ति है जिसका इतना बड़ा नाम विश्व की हर गलियों में। विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जहाँ शायद ही गांधी की मूर्ति नहीं। भारत की कोई भी गलियां, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, संस्थान, रेलवे स्टेशन ऐसे नहीं होंगे जहाँ गांधी का नाम है। हर क्षेत्र में यदि रेलवे स्टेशन है तो कहीं ना कहीं गांधी, एयरपोर्ट गांधी, कॉलेज गांधी, विश्वविद्यालय गांधी। आखिर एक व्यक्ति ने इतना नाम कैसे कर लिया? कुछ तो उन महान गुण होंगे। तो आज हम उनके, मैं दार्शनिक जो उनका पहलू है, उनके विचार क्या थे, उनके राजनीतिक विचार, उनके धार्मिक विचार, उन पे मैं कुछ प्रकाश डालूंगा।
गांधी जी सत्य और अहिंसा के विचार में विश्वास करते थे। गांधी जी के अनुसार सत्य क्या है? गांधी जी के अनुसार सत्य, गांधी जी ने पहले कहा था कि ईश्वर ही सत्य है। क्या कहा? ईश्वर ही सत्य है। फिर उस वाक्य को जब उन्होंने प्रयोग किया और जीवन में उतार के लंबे समय बाद कहा कि सत्य ही ईश्वर है। तो गांधी जी सत्य को ऐसा मानते थे कि जो आप चीजें देख रहे हो, जो आपकी आंख देखिए, वो चीजें सत्य है और सत्य के लिए आपको हमेशा ही संघर्ष करना चाहिए और उस संघर्ष का रास्ता अहिंसापूर्ण होना चाहिए। सत्य चाहे अकेला ही क्यों न हो, सत्य इतना मजबूत है कि उसको किसी के समर्थन की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं आत्मनिर्भर है, वो आत्म तत्व है। इसलिए गांधी जी हमेशा सत्य के रास्ते पे चले और सत्य को प्राप्त करने का साधन अहिंसा। तो सत्य साध्य है और साधन अहिंसा। गांधी जी के अनुसार अहिंसा की अवधारणा क्या है? सामान्यतः अहिंसा की अवधारणा को व्यक्ति कार्य के दृष्टिकोण से जोड़ के देखते हैं। बहुत सारे लोग जो गांधी के बारे में कम जानते हैं और क्रांतिकारियों के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं तो वह अहिंसा को कायर के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो गांधी जी भी अहिंसा को मुख्य रूप से कायर और बहादुरों के अहिंसा में बांट के विभाजन करते हैं और गांधी जी कहते हैं कि हमारी अहिंसा बहादुरों की अहिंसा है। गांधी जी यहाँ तक भी कहते हैं कि यदि आप कायरतावश अन्याय सहन करते हो तो उससे तो हिंसा ही अच्छी। आपको डट के खड़ा होना है और ये अहिंसक रास्ता ऐसा था, ये आत्मबल और तपोबल पे आधारित रास्ता था कि आप सामने वाले व्यक्ति को किसी भी तरीके से उसकी अंतरात्मा को या उसका शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाओगे। आप एक व्यक्ति अच्छा होगा, सशक्त होगा, पढ़ लिख के नौकरी करेगा, अपने अच्छे उद्देश्य से चलेगा तो आपराधिक क्षेत्र में नहीं जाएगा, उससे समाज का कल्याण होगा। दूसरी सबसे चीज जो वर्तमान में नहीं है, वकील और न्याय का पेशा समान है, क्योंकि हमारे बौद्धिक और शारीरिक श्रम के आधार पे नौकरियों का भी विभाजन है। बौद्धिक वर्ग की नौकरी को उच्च सम्मान दिया जाता है और शारीरिक वर्ग की नौकरी को हमेशा ही हीन दृष्टि से देखते हैं। गांधी जी ने देखा कि वकील और न्याय का पेशा समान है, लेकिन अपने आप समान है देखते वकील का क्या दर्जा, न्याय का क्या दर्जा, लेकिन गांधी जी ने उन दोनों पेशों को समान माना क्योंकि दोनों ही आजीविका के स्रोत है। वकील भी आजीविका कमाता है और न्याय भी आजीविका कमाता है और दोनों का काम महत्वपूर्ण है। न्याय का काम भी बहुत महत्वपूर्ण है, वकील का भी महत्वपूर्ण है, तो फिर ये अंतर क्यों? तीसरी उन्होंने बात बताई मजदूरों और किसानों का जीवन ही सच्चा और आनंदपूर्ण जीवन है। वर्तमान समय में आप देख रहे हो शहर की जनता के लोग तनाव से भरे पूरे जीवन में व्यस्त। गाँव के किसान और मजदूर, किसान जो गाँव में रहते हैं थोड़ी वो शांति आनंद है थोड़ी के पास, शहरी लोगों को ढंग से नहीं मिल है। तो गांधी जी ने सबूत दे दिए, 3 सिद्धांत दिए और गांधी जी ने एक सिद्धांत उस समय के कम्युनिस्ट पूरे विश्व में जो माहौल था, कम्युनिस्ट चाहते थे कि अमीर और गरीबी के विभाजन को खत्म करने के लिए हिंसक रास्ता अपनाया जाए और क्यों न अमीर लोगों को लूट लिया जाए और उनसे सारी संपत्तियां इकट्ठी कर लिया जाए और ये विचार भारत में फैल रहा था। तो गांधी जी ने अपना अहिंसक एक विचार दिया, नहीं इस तरीके से हिंसा से किसी तरीके का समाधान नहीं हो सकता है। जो भारत में जमींदार और जो राजा महाराजा हैं उनके पास बहुत सारी संपत्तियां हैं, लेकिन आप हिंसक तरीका अपनाओगे तो ये कतई उचित नहीं होगा, उसके भविष्य के परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तो उन्होंने गांधी जी ने एक आर्थिक समानता का अहिंसक सिद्धांत दिया जिसे हम ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास जो संपत्ति है आप उसके मालिक नहीं हो, आप केवल और केवल ट्रस्टी हो, क्योंकि आपने संपत्ति समाज से और प्रकृति से कमाई है। कोई भी व्यक्ति जो धनवान व्यक्ति है या किसी व्यक्ति के पास संपत्ति है तो वो संपत्ति कहाँ से कमाता है? समाज से। यदि आपका बिजनेस है, समाज के लोग सामान खरीदते हैं और उससे आपको पैसा प्राप्त होता है। और यदि प्रकृति से, खान खनन क्षेत्रों से आप पैसा, जमीन से, जमीन क्या प्रकृति का हिस्सा, ईश्वर प्रदत्त, तो वो सब जब सब की चीज है, जब समाज से प्राप्त है, प्रकृति से प्राप्त है और ये साझी संपत्ति है, तो फिर ये संपत्ति भी साझी है। इस पे आपका एक का कोई अधिकार नहीं। आप केवल और केवल ट्रस्टी हो। जैसे गांव में ट्रस्ट होता है ना, मंदिरों में, और जो संपत्ति होती है वो ट्रस्ट की संपत्ति होती है। मंदिर का पुजारी या उस ट्रस्ट के सदस्य उसके मालिक नहीं होते। वैसे आपके पास जो संपत्ति है वो ट्रस्ट की संपत्ति। आप उस संपत्ति का केवल और केवल इतना ही उपयोग कर सकते हो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, सम्मान जब जीवन जीने के लिए जो आवश्यकता है वो पूर्ति करो, बाकी समाज कल्याण के लिए निभाओ। कुल मिला के इसके द्वारा गांधी जी आर्थिक समानता को समाप्त करने का एक प्रयास करते हैं और दान की एक परंपरा को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो गांधी जी के हम जीवन से
बहुत सारे संदेश। गांधी जी सत्यता की बात करते हैं, गांधी जी अहिंसा की बात करते हैं, गांधी जी प्रेम की बात करते हैं, गांधी जी स्वच्छता की बात करते हैं, गांधी जी सेवा की बात करते हैं, गांधी जी पर्यावरण रक्षा की बात करते हैं। गांधी जी को एक बहुत बड़े डीप इकोलॉजिस्ट अर्ने नैस एक इन्वायरमेंट है वेस्टर्न थिंकर्स है, उन्होंने कहा गांधी डीप इकोलॉजिस्ट है। डीप इकोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो प्रकृति को, मानव को प्रकृति का केवल और केवल अंग मानता है, नहीं कि प्रकृति का सभी स्वरूप। वर्तमान में मानव प्रकृति का मालिक बन बैठा है, प्रकृति के साथ मन से खिलवाड़ करता है। इस सिद्धांत को अर्नेनेस ने कहा कि ये सिद्धांत सही नहीं, आप प्रकृति के केवल और केवल अंग हो और उसी अंग के रहते हुए आप प्रकृति पर निर्भर हो। इसलिए उन्होंने गांधी जी को पहला डीप इकोलॉजिस्ट का, और गांधी जी ने भी एक बहुत अच्छी बात कही कि इस पृथ्वी के पास इतना संसाधन है कि आपकी आवश्यकताएं पूर्ति कर सकती है, लेकिन एक व्यक्ति का भी लालच नहीं। और वर्तमान समय में जो भौतिकवाद के युग में जिस तरीके से लालच को बढ़ावा दिया है, उसने इस एनवायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो पर्यावरण संरक्षण की भी गांधी जी बात करते हैं। तो गांधी जी के जीवन से बहुत सारी चीजें हैं जो आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। अंत में मैं गांधी जी का एक जंतर, जो गांधी जी सारी एनसीईआरटी की पुस्तकों में भी छपा आता है, कि गांधी जी कहते हैं कि यदि आप किसी निर्णय लेने में संदेह की स्थिति में हो, यदि आप पे अहम हावी हो, तो आप उस समय ये करें कि आप समाज के उस गरीब और गरीब व्यक्ति का चित्र अपने मन मस्तिष्क में लाएं और देखें कि मेरे द्वारा लिया गया निर्णय से उस गरीब व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि गरीब व्यक्ति की स्थिति में सुधार आता है, उसे लाभ होता है, और करोड़ों भूखी आत्माओं को यदि शांति मिलती है उस डिसीजन से, तो उस डिसीजन को लेना चाहिए। उससे आपका संदेह और अहम धीरे धीरे कम होगा। अब हम लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करते हैं। लाल बहादुर जी, गांधी जी महान शख्सियत थे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के बारे में लोगों को बहुत कम पता होता है। उनके इतिहास की जानकारी न के बराबर होती है। तो लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ। बनारस से जैसे ही पार जाते हैं गंगा को, 2 किलोमीटर दूर रामनगर है, जो उनके चाचा जी का गांव था। बचपन में पिताजी की डेथ हो गई तो उन्होंने चाचा जी के वहां रही रामनगर। मैं जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो हम रामनगर जाते थे, और रामनगर की लस्सी बहुत फेमस है, और उसी रामनगर के चौराहे पे लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति है। वो जहाँ रहते थे वहाँ उनका घर भी है। तो लाल बहादुर शास्त्री गरीब पृष्ठभूमि से थे। उन्होंने अपनी शिक्षा कांसी विद्यापीठ से प्राप्त की, शास्त्री उनकी उपाधि है। तो लाल बहादुर शास्त्री ने गांधी जी को अपना गुरु माना और उनके पदचिन्हों को राजनीति में स्थापित करने का कार्य किया। लाल बहादुर शास्त्री 1964 में, जब 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई, तो उनके बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में भारत के प्रधानमंत्री 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री बने और 18 माह तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। 5 फुट और 2 इंच के लोग मानते थे कि लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही विनम्र सरल है, उतने दृढ़ निश्चयी नहीं है। लेकिन जैसे 1965 में पाकिस्तान के उस समय के तानाशाह अयूब खान ने भारत पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वो समझते थे कि 1962 में चीन की हार के बाद भारत के सैनिकों का मनोबल गिर चुका है, और उन्होंने आक्रमण कर दिया। लेकिन ये उनकी भूल साबित हुई। उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने एक भाषण दिया था कि अयूब खान जी ने कहा था कि हम चलते फिरते टैंक लेते खेलते कूदते दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो हमने क्या गलती की, हम भी चलते फिरते लाहौर पहुंच गए, इसमें हमने भी कुछ गलती नहीं की। तो उस समय पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देके साबित कर दिया लाल बहादुर शास्त्री ने कि मैं केवल सरल विनम्र ही नहीं हूँ, इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय लेने में समर्थ हूँ। उनके जीवन में सबसे 2 चीजें, 3 चीजें, सरलता, सादगी कह सकते हैं, दूसरा ईमानदारी, तीसरा सिद्धांतों के प्रति दृढ़ता। मैं कुछ उनकी कहानियां कहूंगा जिससे आपको पता चलेगा। पहली बात है ईमानदारी की, कि उनमें किस तरीके से ईमानदारी थी। एक बार हुआ ये कि उनके पास उस समय प्रधानमंत्री की एक वेस्टर्न गाड़ी थी, एम्पाला, वो गाड़ी उनको दी गई थी। उनके बच्चे अनिल शास्त्री और सुनील शास्त्री ने एक दिन क्या कहा कि उनका जो ड्राइवर था उसको बुला के वो गाड़ी मंगा ली, और वो गाड़ी लेके अपने दोस्तों के यहाँ पूरे दिन दिल्ली में घूमने निकल गए। घूम के आए, शाम को लेट समय जब घर में आए और पीछे की दीवार से कूद के अंदर घुस गए,
और सो गए। और सुबह उठते ही लाल बहादुर शास्त्री जी गेट खड़खड़ाते मिले और उनको बुलाया, आ जाओ। और टेबल पे चाय पीते हुए कहा कि कल आप लेट कहाँ से आए, कहाँ गए? तो गाड़ी लेके गए थे। किसकी गाड़ी? या वो सरकारी गाड़ी। तो फिर ड्राइवर को बुलाया कि आपकी गाड़ी कितना किलोमीटर चली कल? या 14 किलोमीटर। तो 14 किलोमीटर आपकी गाड़ी चली है, सरकारी गाड़ी है, तो आप जो रजिस्टर है उसमें लिखो कि ये गाड़ी कल निजी प्रयोग के लिए उपयोग की गई थी और 14 किलोमीटर का भुगतान हम अपने स्वयं के खाते से करेंगे। और उन्होंने अपनी पत्नी को, ललित शास्त्री को कहा कि आप निजी सचिव को 14 किलोमीटर के जो पैसे है वो दे देना। तो आप इस चीज से समझ सकते हो कि वो सरकारी संसाधनों का किसी भी तरीके से निजी कार्यों में उपयोग नहीं करते थे, इतनी उनमें ईमानदारी थी। और फिर जब उनके पास कार भी नहीं थी, एक उन्होंने कार ली थी लोन पे, पैसा नहीं था। जब उनको सारा कलेक्शन किया गया था कि पैसे कम है, तो 5,000 रुपए लोन पीएनबी बैंक से लिया। और लोन लेने के बाद जब उन्होंने कार ले ली, और कार लेने के कुछ समय बाद ही लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हो गया और कार की किस्त बाकी रह गई। तो उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि हम इनकी किस्तें माफ कर देंगे और सरकार के खजाने से दे देंगे। लेकिन उनकी पत्नी ललित शास्त्री ने कहा नहीं, ये तो आप एक तरीके से शास्त्री जी की आत्मा को दुखदायी कार्य करने वाला करोगे, इनके पैसे मेरी पेंशन से चुका दो। और फिर लगभग उनकी मृत्यु के 4 साल बाद तक वो पेंशन से उस गाड़ी के पैसे चुकाते रहे। तो समझ सकते हो कि आज के नेता और उस समय के नेता में कितना अंतर है। तो लाल बहादुर शास्त्री ने ईमानदारी, शुद्ध दर, निश्चय और सादगी का आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो ताशकंद समझौते में गए